हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो यूनिट शुरू करने वाले हैं दैट इज़ क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन। इसके अंदर जो है आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज और ब्रैग्स ट्रीटमेंट ऑफ डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज। तो पहले हम जो है डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज पढ़ते हैं। तो इसमें क्या था, हमने क्या किया, कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर जो है जब हमने एक्स-रेज को पास किया तो हमने देखा कि जो एक्स-रेज हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द क्रिस्टल वो क्या हो गई, डाइफ्रैक्ट हो गई। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी विजिबल लाइट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कोई भी विजिबल लाइट अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर अब जब हम इसको किसके अंदर पास करते हैं, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर पास करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो विजिबल लाइट है वो भी क्या हो जाती है, डाइफ्रैक्ट हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक्स-रेज को हमने क्या किया, क्रिस्टल में से पास किया और आफ्टर पासिंग थ्रू दिस क्रिस्टल तो क्या हो गई, हमारी जो रेज हैं वो क्या हो गई, डाइफ्रैक्ट हो गई। हमारी जो एक्स रेज क्या थी वो क्या हो गई, डाइफ्रैक्ट हो गई। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आपका डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो कंसेप्ट था, ये जो कंसेप्ट था सबसे पहले जो है लुई ने दिया था 1912 में। और उसके बाद जो है इसी कंसेप्ट को आगे जो है डेमोन्स्ट्रेट किया गया, टेस्ट किया गया, किसके द्वारा, फेडरिक एंड निपिंग के द्वारा। उन्होंने देखा जब भी हम एक्स रेज को किसी भी सिंगल क्रिस्टल में से पास करते हैं, सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था कि इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही तरह के होंगे, ठीक है। सभी एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सोडियम का ही हमने क्या बना दिया, पूरा क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। तो एक ही एटम होगा और वही एटम जो है वो क्या होंगे, अपने पूरे क्रिस्टल के अंदर अरेंज्ड होंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे फेडरिक एंड निपिंग ने क्या किया, एक्स-रेज को किसी सिंगल क्रिस्टल में से पास किया और जब एक्स-रेज को सिंगल क्रिस्टल में से पास किया तो उन्हें क्या मिले, बहुत सारे कलेक्शन किसकी मिली, डाइफ्रैक्टेड बीम की कलेक्शन मिली। तो यानी कि वो जो सिंगल क्रिस्टल में से जब वो पास होके आए तो उन्हें क्या मिले, डाइफ्रैक्टेड बीम मिली, ठीक है। और बहुत सारी जो है डाइफ्रैक्टेड बीम्स मिली। तो यानी कि एक्स-रेज ने इसमें से पास किया तो हमें बहुत सारे क्या मिली, डाइफ्रैक्टिक बीम मिली। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे हमें क्या मिला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या, इसका मेन जो एम था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का, उसका मेन एम क्या था कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर हम जान सकते हैं। इंटरनल अरेंजमेंट से हमारा मतलब यहाँ पे है कि जो भी हम क्रिस्टल ले रहे हैं उसके अंदर जो एटम्स की क्या पोजीशन है, एटम्स की क्या पोजीशन है, इनकी बीच की स्पेसिंग क्या है, ठीक है ना, इनकी क्या पोजीशन है क्रिस्टल लेटिस के अंदर, कहाँ कहाँ पे एटम्स प्लेस्ड हैं, प्लस उनका बीच में जो है डिस्टेंस क्या है वो हम जान सकते हैं। और इनके साथ अगर कोई भी इंटरनल सिमेट्री अगर एग्जिस्ट करती है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से हम उसे एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमें क्या किया, जो भी हमारे पास डाइफ्रैक्टेड बीम्स आई उसकी हमने इंटेंसिटी चेक करी और उसकी डायरेक्शन से जो है हमें क्या मिल गया, हमें ये पता लग सका कि जो एटॉमिक अरेंजमेंट जो है, एटम्स किस तरह से जो है क्रिस्टल के अंदर अरेंज्ड है, वो हमें सब इससे पता लगने लगा, ठीक है। तो जब भी हमने एक्स-रेज को किस में से पास किया, क्रिस्टल में से पास किया, तो जो भी डाइफ्रैक्टेड बीम आई, आपको पता है आप स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो है हमें क्या मिलती हैं, आपको लाइंस मिलती हैं, दैट इज़ बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना। तो जब भी एन एक्स-रेज को हमने क्या किया, क्रिस्टल में से पास किया तो हमें द्वारा से क्या मिली, स्पेक्ट्रल लाइंस मिली। तो इसको जब हमने एग्जामिन किया, इसकी इंटेंसिटी की कितनी, ये क्या है, कितनी ज़्यादा आपको ब्राइट मिल रही हैं या लाइट मिल रही हैं और इनकी क्या क्या डायरेक्शन है, कहाँ पे हमें मिल रही हैं, तो उससे हमने जो है एग्जामिन कर लिया कि जो एटम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। सो इनकी इंटेंसिटी मेज़र करने के बाद, इनकी डायरेक्शन देखने के बाद, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी क्रिस्टल के बारे में वो सब हमें मिलने शुरू हो गए। सो सबसे पहले अब होता कैसे है, आप कह रहे हो कि एक्स-रेज को हम किसी क्रिस्टल में से पास करते हैं और हमें डाइफ्रैक्टेड बीम्स मिलती हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली होता क्या है कि कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स-रेज ऑन एटम। अब देखो हमने क्या किया, एक्स-रेज का हम देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जब एक्स-रेज जो है क्रिस्टल में से पास करती है, बेसिकली एक्स-रेज का क्या इन्फ्लुएंस होता है किसके ऊपर, क्रिस्टल के अंदर क्या है, एटम्स हैं, एटम्स के ऊपर क्या एक्स-रेज का इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली जब क्या होता है हमारे पास, जब एक्स-रेज को हम किसी क्रिस्टल में से पास करते हैं, ये मान लो कोई क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें से हम पास कर रहे हैं, तो इस क्रिस्टल के अंदर जो है हमारे पास क्या है, एटम्स हैं, ठीक है। बेसिकली इम्पैक्ट किस पे होगा, एक्स-रेज का इम्पैक्ट जो है वो किस पे होगा, इन्हीं एटम्स के ऊपर होगा। तो एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी हम एक्स-रेज को यानी कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है एक्स-रेज जो है हम किसके ऊपर फॉल करवाएंगे, क्रिस्टल के ऊपर फॉल कराएंगे, किसके ऊपर फॉल होगी, वो एटम्स पे फॉल होगी। तो एक्स-रेज क्या करेंगी, जब भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्स-रेज को
से ये कह लो कि टकराएंगे तो क्या होगा, जो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या होगा, उससे क्या होगा, किसका, आपका जो एक्सरेज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा कि वो क्या करे, वाइब्रेट होने शुरू हो जाएं, ठीक है ना, या फिर कह लो हार्मोनिक ऑसिलेशन शो करना शुरू कर दें, ठीक है। और वो हार्मोनिक ऑसिलेशन शो करना शुरू कर दें, या फिर आप ये कह लो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या करेगा, फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन को कि वो क्या करे, हार्मोनिक ऑसिलेशन यानी कि अप एंड डाउन मोशन शो करना शुरू कर दे, प्लस क्या करे, अपने में से जो है जो मतलब वाइब्रेट करें, और जिस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करे, जिस फ्रिक्वेंसी की एक्सरेज जो है उनके ऊपर फॉल कर रही हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसका, रेडिएशन का, वो फोर्स करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको कि वो वाइब्रेट होनी शुरू हो जाए, और किस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट हो, जिस फ्रिक्वेंसी की इंसिडेंट रे उसके ऊपर फॉल कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कौन सी फ्रिक्वेंसी हमारे पास फॉल कर रही है, एक्सरेज वाली फ्रिक्वेंसी फॉल कर रही है, ठीक है ना। तो इसी फ्रिक्वेंसी से ये क्या होने शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन से वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएंगे कि वो असलरेट करने लग जाएंगे। तो जो आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर असलरेट करता है तो वो अपने में से क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। तो ये भी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे कि अपने में से जो है रेडिएशंस एमिट करनी शुरू कर देंगे, और वो जो रेडिएशंस एमिट करेंगे उनकी जो वेवलेंथ होगी वो बेसिकली क्या होगी, सेम होगी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना, सभी डायरेक्शन से जो है सेम वेवलेंथ की जो है वो क्या करेंगे, रेडिएशंस एमिट करनी शुरू कर देंगे। सो इसके मतलब ये है कि जो जब भी एक्सरेज को आप किसी क्रिस्टल में से पास करोगे तो सभी एटम्स जो हैं उनके अंदर जब सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि एटम्स जो हैं उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं टू द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज इन दिस फैशन, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब भी एक्सरेज इस क्रिस्टल में से पास होंगी तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, अपने में से ईएम रेडिएशंस जो एमिट करेंगे, जो रेडिएशंस एमिट करेंगे यानी कि अब बेसिकली क्या होगा, एक्सरेज जो है आफ्टर पासिंग थ्रू दिस क्रिस्टल सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करेंगे, एक्सरेज को स्कैटर्ड करेंगे, या आप कह सकते हो डाइफ्रैक्ट करेंगे, तभी हमें क्या मिलता है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइफ्रैक्शन कैसे होती है एक्सरेज की, तो बेसिकली यही होती है, जब भी कोई रेडिएशंस जो हम क्रिस्टल में से पास करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है रेडिएशन का, वो क्या करता है, जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोर्स करता है कि वो जो है क्या करें, वाइब्रेट होने शुरू हो जाएं, हार्मोनिक ऑसिलेशंस शो करने शुरू कर दें, और उस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट हों जिस फ्रिक्वेंसी की मतलब रेडिएशन उनके ऊपर फॉल कर रही है। फिर उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, असलरेट हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स असलरेट हो जाएंगे तो आपको पता है कि अपने में से क्या करेंगे, ईएम रेडिएशंस जो है एमिट करेंगे, और वही रेडिएशंस एमिट करेंगे जो कि उनके ऊपर फॉल कर रही थी। तो क्या होगा, सभी के सभी एक्सरेज, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे एक्सरेज की स्कैटरिंग को, तो हमें क्या मिल जाता है, एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है। सो बेसिकली ये हमारे पास था, इस तरह से डाइफ्रैक्शन होती है एक्सरेज की। अब देखो जो हमने वेवलेंथ एक्सरेज की हमने चूज़ करी है, हमें पता है जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की दैट इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ एटम, ठीक है। अगर हम एक्सरेज की वेवलेंथ की अगर हम बात करें, अगर एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, किससे, जो एटम की डायमेंशन है, ठीक है ना, एटम की डायमेंशन यानी कि एटम का जो है रेडियस कह लो या डायमीटर से अगर ज़्यादा है, तो इन दैट केस जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो वेव एमिट करेंगे वो सभी की सभी क्या होंगी, सेम फेज में होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी हमारे पास रेडिएशंस एमिट होंगी, ठीक है ना, सभी की सभी का फेस जो होगा वो क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। इसने जो एमिट करी मान लो रेडिएशन, इस तरह सभी का फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो एक्सरेज यूज्ड इन द डाइफ्रैक्शन हैव वेवलेंथ, तो हमारे पास क्वेश्चन यही है कि जो एक्सरेज होनी चाहिए तो कोई भी कंडीशन की एट क्रिस्टल जो है वो क्या करे, अपने में से रेडिएशंस एमिट करे, अपने में से क्या क्रिस्टल क्या करे, एक्सरेज को डाइफ्रैक्ट करे। तो उसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए कि जो एक्सरेज जो हम चूज़ कर रहे हैं उनका ऑर्डर यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है एक्सरेज की, दैट शुड बी कंपेरेबल टू द, या फिर आप कह सकते हैं दैट शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक डायमीटर, ठीक है ना। अगर जो हमारे पास एक्सरेज आ रही है अगर उनका वेवलेंथ एटम के डायमीटर के इक्वल होगा,
एटम के डायमीटर के इक्वल होगा तभी क्या करेंगी ये एक्सरेज एमिट करेंगी, ठीक है ना, तभी ये क्या करेंगी डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करेंगी, ठीक है। सो एक्सरेज जो हम यूज़ कर रहे हैं डायफ्रैक्शन के लिए उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, एटॉमिक डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए। सो ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है ना, किसके लिए, डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें तभी ही मिलेगा जब भी हमारे एक्सरेज जो हमारी फॉल कर रही हैं क्रिस्टल के ऊपर, उनका जो है उनका डायमीटर किससे मैच, उनकी वेवलेंथ किससे मैच होनी चाहिए, एटम के डायमीटर के से मैच होनी चाहिए। अब देखो हुआ क्या कि हमने क्या किया, एक्सरेज को क्रिस्टल में से पास किया, उसमें से क्या हुआ, एटम्स ने क्या किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपने में से क्या निकाली, वेव्स निकाली, क्योंकि रेडिएशंस एमिट करना बेसिकली, रेडिएशंस क्या होती हैं, उनका ड्वेल नेचर होता है, ये चीज़ें तो आपको पता है ना, तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट किए तो हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने में से वेव एमिट करेगा। तो जो भी क्रिस्टल है उसका हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने में से क्या करेगा, वेव एमिट करेगा। तो बेसिकली क्या एमिट करेंगे, वो वेवलेट्स बनाएंगे, और जो वेवलेट्स होंगे, वेवलेट्स जो एमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे वेवलेट्स अगर सेम फेज के अंदर हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डायफ्रैक्शन मैक्सिमम या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। सो ये जो वेवलेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कुछ वेवलेट्स तो कैंसिल हो जाएंगे इंटरफेरेंस से, और कुछ क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एटम containing Z electrons is less than the scattering by free electron times the number of electrons in। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो रेडिएशंस जो हैं, जो कि क्या कर रहा है, जो अगर कोई भी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, कोई एटम अगर रेडिएशंस एमिट कर रहा है जिसके अंदर जो है Z इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, मान लो Na है और Na के अंदर Z इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये क्या कर रहा है, अपने में से रेडिएशंस एमिट कर रहा है, और मान लो उसका एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड ये है, तो वो जो है उसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, इस केस का जो एम्पलीट्यूड हमेशा कम रहेगा, किससे, कि अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशंस एमिट करे इनटू नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द जेड एटम, ठीक है ना। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रेडिएशंस एमिट करे, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सरेज को स्कैटर्ड करे, टाइम्स द कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है किसी एटम के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि इसका एम्पलीट्यूड कम होगा अगर कोई भी इस एटम जो है जिसके अंदर जेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो वो जो एम्पलीट्यूड यानी कि जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड हमेशा कम रहेगा। बस ये याद रखना कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ज़्यादा स्कैटर्ड करता है, ठीक है ना, एक्सरेज को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एटम के अंदर, तो इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ही हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि मान के चलो हम इसको और अच्छे से समझते हैं इसी चीज़ को। तो अभी तक हमने एक्सरेज का पता चल गया, डायफ्रैक्शन कैसे हो रही है, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज हमें पता लग गई। तो इसी चीज़ को ही अब हम किसकी फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न की फॉर्म में, या फिर कह लो डायफ्रैक्शन पैटर्न की फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो जो क्रिस्टल है हमारे पास वो क्या है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड है, ठीक है ना। मान लो ये जो एटम्स हैं, ये सारे एटम्स हैं, इसके अंदर जो इनकी अरेंजमेंट है वो किसी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर पैटर्न में इस तरह से वो अरेंज्ड है। तो हमने मान के चला कि उसको एक रो, हमने एक रो कंसीडर करके चली, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल के अंदर हमने क्या ली, एक रो हमने कंसीडर करके चली, जहाँ पे एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करूँ, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। उसके बाद क्या कह रखा है, अज्यूमिंग द इंसिडेंट वेव क्रस्ट टू बी पैरेलल टू द रो ऑफ एटम। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है इंसिडेंट वेव्स हमने पास करी, ठीक है, और जो इंसिडेंट वेव हमने पास करी वो क्या है, इसके इस रो ऑफ एटम के क्या है, पैरेलल हमने पास करी। तो जब हम ये पास करेंगे तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि क्रिस्टल, आपको पता है क्रिस्टल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसमें इस तरह से, सिंपलेस्ट क्रिस्टल तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी, इस तरह से कि लेटिस है और इसके ऊपर जो है लेटिस पॉइंट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास क्रिस्टल एटम्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये क्या है, क्रिस्टल है। इसमें से मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही रो मैंने शो करी, ठीक है, और उस रो के पैरेलल मैंने क्या किया, वेवलेंथ, मैंने कोई इंसिडेंट वेवलेंथ मैंने, रेडिएशन मैंने इसके पैरेलल मैंने भेजी। तो जब मैंने भेजी तो ये जो एटम है अपने में से क्या करेंगे, एटम्स अपने में से क्या करेंगे, एंड
हर एटम अपने में से क्या करेगा, वेवलेट एमिट करेगा, ठीक है। तो हर एटम अपने में से क्या करेगा, वेवलेट एमिट करेगा, क्योंकि मैंने ये बता चुकी हूँ बार बार कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं तो वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, वेवलेट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो हर एटम जो है वो क्या करेगा, अपने में से वेवलेट्स एमिट करेगा, ठीक है। तो जब वो वेवलेट्स एमिट करेगा उनकी जो डायरेक्शन होगी, अब देखो जो बीम की बिसाइड्स वी सी बिसाइड अ बीम प्रोपेगेटेड इन द सेम डायरेक्शन देयर, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट बीम है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो वेवलेट्स एमिट हो रहे हैं अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम है तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, आपका जीरो ऑर्डर। कुछ ऐसी डायफ्रैक्टेड बीम्स हमें मिलेंगी उसमें क्या होगा कि वो जो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है उसकी मतलब उससे दूसरी उसकी डायरेक्शन हो, ठीक है ना। तो उस केस में हमें जो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर मिल सकता है, सेकंड ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एटम जो है वो अपने में से क्या कर रहा है, रेडिएशन स्कैटर्ड कर रहा है, रेडिएशंस निकाल रहा है, और कुछ ऐसी डायरेक्शंस होंगी जहाँ पे वेवलेट क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या होने शुरू हो जाएंगे, रिइंफोर्स होना मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मान के चलो ये हमारे फर्स्ट था, पहली बीम इस तरह से, पहली वेवलेट्स इस तरह से निकले, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ योर इंसिडेंट बीम डायरेक्शन। तो उस केस के लिए ये जो ऑर्डर होगा दैट इज जीरो ऑर्डर। फिर और अपने में से क्या करेंगे, वेवलेट्स निकालेंगे और फिर और निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता जाएगा कि बीम की जो डायरेक्शन है वो क्या होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी इंसिडेंट बीम से। अब इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ हो रही है, तो इनकी इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ऑर्डर की डायरेक्शन हमें यूँ मिल रही है, तो दैट इज बेसिकली क्या है, हमारे पास अपोजिट है, मतलब ये कह सकते हैं डिफरेंट है आपकी इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन से। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा, सेकंड ऑर्डर मिलेगा, और हर एटम क्या करेगा, अपने में से रेडिएशन स्कैटर्ड करेगा। तो इस तरह से जो है आप ये कह सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम जो हमने कंसीडर की है ये सिंपलेस्ट है, लेकिन एक्चुअल क्रिस्टल के अंदर, यानी कि आप ये देख सकते हो ना कि हमें क्या मिल रहा है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें तो अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही हमने रो कंसीडर करके चली थी, लेकिन हाइपोथेटिकली सिर्फ एक लीनियर रो तो नहीं होती, हर डायरेक्शन में हमें क्या मिलते हैं, एटम्स होते हैं, हर डायरेक्शन में एटम्स होते हैं। तो इन दैट केस जो है द ये जो था दैट इज़ योर लीनियर यानी कि आप कह सकते हो वन डायमेंशन। लेकिन हम जब आगे टू डायमेंशंस की बात करते हैं, थ्री डायमेंशंस की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं बिफोर द इंसिडेंट बीम कैन बी डायफ्रैक्टेड, ठीक है ना। इंसिडेंट बीम के डायफ्रैक्ट होने से पहले हमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हमें फुलफिल करनी पड़ती। वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, जो इंसिडेंट बीम है उसके ऊपर इंसिडेंट वेव के ऊपर क्या लगा देती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। तो इसकी वजह से जो इंसिडेंट वेव है वेव है वो डाइफ्रैक्ट नहीं होती। सो डाइफ्रैक्ट ना होने की ना नहीं होती अनलेस ये क्या करती हैं कि जो क्रिस्टल के अंदर चली जाती हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल के अंदर चली जाती हैं, एंटर्स द क्रिस्टल इन द डायरेक्शन विच लाइज अलोंग अ कोन ओरिएंटेड इन अ पर्टिकुलर वे विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक लेंस। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जब भी हम एडिशनल रिक्वायरमेंट जब भी आती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इंसिडेंट वेव को होना क्या चाहिए था, डाइफ्रैक्ट होना चाहिए था, पर वो डाइफ्रैक्ट ना होकर, डाइफ्रैक्ट होना मतलब बच्चे स्कैटर्ड हो जाना, उसमें से पास नहीं करना एटम में से, ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि तुम लोग अच्छी तरह से नहीं समझते हो चीज़ों को, ऊपर ऊपर से लेके जाते हो। तो यहाँ से मतलब क्या है, स्कैटर्ड करना, अगर कोई भी रेज आ रही हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, डाइफ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव आ रही है वो स्कैटर्ड नहीं होती, यानी डाइफ्रैक्ट नहीं होती, वो क्या करती है, क्रिस्टल के अंदर चली जाती हैं, ठीक है ना। और क्या करती है, एक कोन की शेप ले लेती हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल के अंदर जाके वो क्या ले लेती है, कोन जो है एक कोन की शेप में अरेंज हो जाती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होता है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक प्लेन्स। सो जो ज्योमेट्री होती है ऑफ डाइफ्रैक्शन फ्रॉम द थ्री डायमेंशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती है देन वन डायमेंशन के लिए, ठीक है ना। तो थ्री डायमेंशन के लिए जो है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है एज कंपेरिजन टू योर वन डायमेंशन। सो हमें क्या निकालना है, डाइफ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, तो हमने बताया कि थ्री डायमेंशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी डाइफ्रैक्शन क्रिस्टल की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक तो ब्रैग की टेक्निक और एक कौन सी टेक्निक है आपकी, वैन लुई की टेक्निक, ठीक है। तो हम जो है अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रैग्स ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रैग्स ट्रीटमेंट क्या है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रैग्स ट्रीटमेंट एक्चुअली में है क्या, वो हम इसकी ही मैं
सेकंड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, मतलब कि इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे पर दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो सेकंड वीडियो इसके साथ आप आज ही वॉच करोगे।